सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक सॉर्टेड। तो आज के इस वीडियो में हम अमेज़न की पूरी प्रोसेस को एकदम डिटेल में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अमेज़न या अमेज़न किसी में भी अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि चाहे रेगुलर हायरिंग हो चाहे डाइवर्सिटी हायरिंग हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहती है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपना अमेज़न का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ बिल्कुल डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है अमेज़न वाव के लिए, हम वो देखेंगे। उसके बाद हम जो भी अमेज़न वाव का पूरा प्रोसेस है उसकी पूरी डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट जो अमेज़न वाव के लिए होगा उसे हम देखेंगे। देन मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस थे मैं उसको शेयर करूँगी। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 जो भी मेरे सारे राउंड्स हुए थे उसमें मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो भी क्वेश्चंस हुए हैं, उन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। देन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए जो कॉल्स आती हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे आएंगे उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। देन उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको जो भी टिप्स देना चाहती हूँ अमेज़न के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो मैं आपको दूंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि अमेज़न के लिए जो इसके इंटरव्यूज़ राउंड्स हैं या फिर असेसमेंट है उसके लिए की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप में क्या स्किल्स होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम एक सेक्शन रख रहे हैं व्हाट्स नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पूरा डिस्कशन। तो सबसे पहले हाउ टू अप्लाई। तो आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली जो स्क्रीन पे लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे जाना है और आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगी कि आपने इस जगह पे अप्लाई कर दिया है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रही हूँ, कुछ दिनों बाद आपको एक और मेल आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप असेसमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। अगर इस साल भी ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रही, मतलब ऐसे ही आपको शॉर्ट लिस्टिंग दी जाए, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको शॉर्ट लिस्टेड मेल आ जाती है। तो आप असेसमेंट में बैठ सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस की डिटेल्स। तो प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमें जैसे मेल शॉर्ट लिस्टिंग की मेल आई, उसके बाद हमारे कुछ वेबिनार्स कंडक्ट होंगे जिसमें वो हमसे जो लास्ट ईयर के या फिर उससे पहले ईयर्स के जो अमेज़न वाव में लोग प्लेस हुए हैं अमेज़न वाव के थ्रू, उन लोगों से आपकी डिस्कशन करवाएंगे। तो उसमें आप बेसिकली कोई भी क्वेरीज भी पूछ सकते हो, आप वहाँ से उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। और आपके जो इंटरव्यू के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपके लिए कुछ भी टिप्स थोड़े बहुत होंगे कि आपका ड्रेसिंग कोड कैसा होना चाहिए, ये सब कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको वेबिनार में बताई जाएंगी। ऐसे 1-2 वेबिनार्स वो लोग कंडक्ट करेंगे और उसके बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट आपके लिए रखा जाएगा। उस ऑनलाइन असेसमेंट को करने के बाद आपके अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तो कुछ दिनों बाद उसकी भी आपको मेल आ जाएगी और उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड्स होंगे। उन राउंड्स के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। हमारे केस में हमारे टोटल 4 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे। पहले एक असेसमेंट हुआ था, देन हमारे 4 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे। तो चलिए देखते हैं इन सब राउंड्स के बारे में। तो देखते हैं ऑनलाइन असेसमेंट में क्या था। जब आपको ऑनलाइन असेसमेंट की मेल आती है तो आपको एक 3 दिन की रेंज दी जाती है कि आपको इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच आप कभी भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। और जो वेबकैम होता है, जो प्रॉक्टरिंग होती है, वो सब ऑन होती है। तो आपको कैमरा हमेशा ऑन रहेगा, तो आपको अपनी खुद की मेहनत से पूरा सॉल्व करना होगा, ठीक है। और इसमें प्लेगरिज्म चेक भी होता है, तो आप बिल्कुल प्लेगरिज्म करने की कोशिश ना कीजिएगा, एकदम ऑनेस्टी के साथ अपने आंसर्स दीजिएगा। अब असेसमेंट का पैटर्न देखा जाए तो हमारे टाइम पे जो पैटर्न था, वो जो लास्ट ईयर का पैटर्न था, वो ये था कि आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे और 28 MCQs होंगे। जो कोडिंग क्वेश्चंस होंगे वो किस चीज़ पे बेस्ड होंगे, वो बहुत सिंपल कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपने नॉर्मली ट्राई किए होते हैं। जैसे एक तो बिल्कुल ही सिंपल होता है, दूसरे का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको आ सकता है बैलेंस पैरेंथेसिस टाइप, या फिर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ डीपी या ग्राफ टाइप चीज़ आ सकती है, पर वो कुछ एडवांस लेवल का नहीं होगा, बहुत बेसिक जो आपने रेडी किया होगा, जो आपने पहले प्रैक्टिस की होगी, तो वैसे ही कुछ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं।
उसके बाद 28 एमसीक्यूज़ और होते हैं। वो एमसीक्यूज़ किस बेसिस पे होते हैं? तो वो एमसीक्यूज़ आपके ऊप्स के बेसिस पे होते हैं या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे होते हैं, कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बेसिस पे होते हैं। तो डीएसए आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा यहाँ पे, क्योंकि डीएसए के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो बहुत एडवांस नहीं होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं। पर जब हम तैयारी करते हैं तो हम एडवांस चीज़ों में इतना घुस जाते हैं कि हम बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ को भूल ही जाते हैं। तो जो बिल्कुल बेसिक, जो उनको लगता है कि आप ये चीज़ तो भूल ही चुके होंगे, उन चीज़ों के बेस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपको एरर फाइंड करना है, या फिर आपको स्टैक या फिर क्यू के कुछ ऑपरेशन दे दिए होते हैं और आपको बताना होता है कि एट द एंड ऑफ द एंटायर प्रोसेस कि आपके रिजल्ट या फिर आपके स्टैक या आपके क्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको ट्री बिल्डिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको हीप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, मतलब आपको पूरी प्रोसेस उन्होंने दी होती है कि ये चीज़ें हो रही हैं, आपको बस उसको अपने ट्री या हीप में अप्लाई करना होता है और अप्लाई करके फिर आपको बताना है कि आउटकम क्या आएगा। तो रिजल्ट और एरर के बेसिस पे होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपको कुछ चीज़ों की फीचर्स के होते हैं, जैसे आपको कोई भी एक चीज़ दे दी, हीप दे दिया, उसके बारे में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे कि इसके ये फीचर्स हैं और आपको पता करना है कि बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये था पूरा ऑनलाइन असेसमेंट का कि आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो ईजी से मीडियम लेवल के बीच में होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, और जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी बहुत ईजी होते हैं। और ये पूरे ऑनलाइन असेसमेंट के लिए आपको 1.5 आवर्स का टाइम दिया जाता है, मतलब आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन और 28 एमसीक्यूज़ 1.5 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारे इंटरव्यू राउंड्स की बात। तो अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट राउंड क्रॉस कर जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो ऑनलाइन असेसमेंट में ही होती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो एमएसवाओ है उसमें ऑलमोस्ट 50,000 लोग अप्लाई करते हैं, अराउंड 50 के लोग होते हैं, और उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो आप ये देख लो कि 50,000 में से कुछ 600-800 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से इंटर्न के भी होते हैं और फुल टाइम के लिए भी अप्लाई किए होते हैं। तो अगर आपकी उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ईजी है। तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू के राउंड 1 के लिए इन्वाइट किया जाता है। अब इसमें एक और बात, अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठ जाते हैं तो उसके बाद आप अगले 6 मंथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कूलिंग पीरियड इसका 6 मंथ्स है। अगर आपने टेस्ट दिया है और आपने क्लियर नहीं किया तो आपके लिए ये कूलिंग पीरियड अप्लाई नहीं होता है। या फिर अगर आपने टेस्ट दिया है, शॉर्ट लिस्ट भी हो गए हो, पर आप इंटरव्यू में बैठे ही नहीं, तब भी आपको कूलिंग पीरियड अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में बैठ गए, आपने एक भी इंटरव्यू राउंड के लिए आप वहाँ पे प्रेजेंट हो गए, तो आपके लिए कूलिंग पीरियड अप्लाई हो जाएगा और आप अगले 6 मंथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे राउंड 1 की बात करते हैं। तो जब इंटरव्यू राउंड 1 का जब आपको मेल आती है तो आपको ऑलमोस्ट इंटरव्यू के 2 दिन पहले ही वो मेल आती है। तो उसके बाद आपको वहाँ पे मेल में रिप्लाई करना होता है कि आप मतलब अटेंड कर पाओगे कि नहीं गिवन टाइम एंड उसमें, और आप वो कंफर्म कर देते हो तो फिर वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं। उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें क्या था, हमें बेसिकली डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे ही हमारा इंटरव्यू राउंड स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो इंटरव्यूअर था उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, देन वो सामने वाले का इंट्रोडक्शन पूछते हैं और उसके बाद वो बिना कोई और बातचीत किए डायरेक्ट कोडिंग क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। तो जो मेरा पहला राउंड था उसमें राउंड 1 में जो होता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली 2 डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू होता है। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो तो बहुत इजी होता है, जैसे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे होता है, जैसे सॉर्टिंग के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हो गया या फिर बाइनरी सर्च के बेसिस पे होता है। डायरेक्ट नहीं आता है कि आपको सॉर्ट करना है या बाइनरी सर्च ऐसे अप्लाई करना है, पर उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन ही दी होती है। तो ऐसे जो बेसिक टॉपिक्स आपने किए होंगे उनके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो होगा वो आपको मोस्टली ग्राफ का ही होता है। तो आपको ग्राफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा क्योंकि पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऐसे आपको इंट्रोडक्शन के बाद 2 कोडिंग क्वेश्चन दिए होते हैं जिसे आपको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करते करते अगर कोई कॉर्नर केसेस आप नहीं देख पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है
और फिर वो आपको खुद थोड़े थोड़े हिंट्स देते रहते हैं साथ में, और आपको भी उनके साथ पूरा डिस्कस करना होता है कि ये चीज़ें मैं सोच रही हूँ, आपको कैसा लगता है। फिर वो भी अपना कुछ पॉइंट रखते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। और इन जो 2 कोडिंग क्वेश्चन के बाद वो और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछते, और वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई सवाल है उनके लिए कि नहीं, और यहाँ पे पहला राउंड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि राउंड 2 में क्या होता है। राउंड 2 थोड़ा सा जो राउंड 1 है उसके कंपैरिजन में थोड़ा उसका लेवल ज़्यादा होता है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। मेरे केस में मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और वो पूरा 1 घंटे तक चला था, क्योंकि उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर ही था। तो फिर हमने पूरा 1 घंटा उनको डिस्कस किया। और ये भी चीज़ बहुत इंटरव्यूअर पे डिपेंड करती है कि वो आपसे कैसा बिहेव करते हैं। नॉर्मली वो बहुत स्वीट होते हैं, पर आप ये मत मान के चलिए कि सबसे पहले आपको वो इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे और फिर थोड़ा मतलब इन्वायरमेंट काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोडिंग राउंड से पहले आपको थोड़ा सेटअप होने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि मेरे राउंड 2 में जैसे ही मैंने मतलब इंटरव्यू ज्वाइन किया, वैसे ही उन्होंने बिना कोई बातचीत के डायरेक्ट मेरे सामने एक कोडिंग क्वेश्चन रख दिया। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको सेटअप का थोड़ा टाइम दिया जाएगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए कि जाते ही आपको कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। तो जो मेरा राउंड 2 था, इसमें भी हमें ग्राफ के क्वेश्चन दिया गया था। ग्राफ का क्वेश्चन दिया गया था जिसमें काफ़ी अप्रोचेस बन सकती हैं। तो फिर आपको जो भी अप्रोचेस हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको बिल्कुल, अगर आपको उसके कोई ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पता है तो आप डायरेक्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे मत जाइए। सबसे पहले आप बिल्कुल ब्रूट फोर्स से स्टार्ट कीजिए और उसको इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस कीजिए। थोड़ा जो भी इंटरव्यू है उसको इंटरैक्टिव बनाइए। उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आपसे जो भी कॉर्नर केस रहे होंगे, अगेन वो इंटरव्यूअर आपको वो सारे कॉर्नर केसेस बताएगा। एंड इन केस अगर आप वो कॉर्नर केसेस को भी सॉल्व नहीं कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका अगर आपने थोड़ा बहुत भी मतलब ऐसे कोड कर लिया है तो वो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी सारा डिसीजन जो होता है वो एचआर के हाथ में होता है। तो इनका जो इंटरव्यूज़ हमारे होते हैं वो सिर्फ वहाँ पे फीडबैक देते हैं कि हमने कैसा परफॉर्म किया या हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। और सेकंड राउंड मोस्ट प्रोबेबली सबका ग्राफ या डीपी का ही होता है। तो आपको ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से तैयार करनी होगी। और हर एक राउंड की एक और बात है कि आप जो भी अप्रोच दोगे, चाहे वो ब्रूट फोर्स हो, चाहे वो और अच्छी अप्रोच हो, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हो, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर इंटरव्यू में हर क्वेश्चन के बाद आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछी ही जाएगी। तो ये था मेरे पूरे राउंड 2 का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं कि राउंड 3 में क्या हुआ था। तो अगर आप राउंड 2 क्लियर कर जाते हो तभी आपको राउंड 3 के लिए इनविटेशन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ऑनलाइन असेसमेंट में सबसे ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद राउंड 1 में बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग होती है। उसके बाद तो बस मतलब थोड़े थोड़े शॉर्ट लिस्ट होते जाते हैं। राउंड 2, 3 एंड 4 में बहुत कम शॉर्ट लिस्ट होते जाते हैं। पर राउंड 1 को आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा है कि आपको बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। उसके बाद राउंड 3 जो आता है, ये प्योर कोडिंग बेस्ड कभी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपसे कोडिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ में आपके फंडामेंटल चेक भी होते हैं। और फंडामेंटल चेक्स भी ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको जवाब नहीं, वो एकदम ऐसे ना मतलब रैपिड फायर राउंड की तरह होते हैं। उन्होंने पूछा, आपने जवाब दिया, फिर आपने जो जवाब दिया उन्हीं में से आपने जो बोला अपने आंसर में, उन्हीं में से जो की पॉइंट्स है वो उठा के उसी में से दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें मेरे केस में जो था, मेरे को अगेन एक जो था ग्राफ का ही क्वेश्चन इसमें दिया गया था। तो आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग से एंड तक ग्राफ के बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप ग्राफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा। पर सिर्फ ग्राफ नहीं, आपको बहुत लोगों को, जो मेरे साथ के और भी लोग थे, उनको डीपी के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और कईयों को बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें मेरे को एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया था, बस उन्होंने कहा था इसके अप्रोच एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद उन्होंने एक और कोडिंग क्वेश्चन दिया जो बेसिक एरेज, स्टैक्स, क्यूज पे बेस्ड था। तो उसको कोड करना था, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी थी। तो ये सब मैंने कर दिया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैपिड फायर राउंड में वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। उन क्वेश्चंस में मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उन क्वेश्चंस में आपके जो फंडामेंटल्स चेक होते हैं, एक तो ऊप्स के बेस पे आपके फंडामेंटल्स चेक होते हैं
और कुछ ऐसे कैश वगैरह के बारे में आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा चेक किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके सर्वर पे कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ लोड आ गया आपके किसी एक सर्वर पे, तो आप उसको कैसे मतलब हैंडल करोगे, ऐसे चीज़ें भी पूछे जाती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS पे बेस्ड होते हैं। तो इस राउंड के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है कोडिंग राउंड प्लस OS और DBMS आपको सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करना होता है। तो इन चीज़ों पे आप पूरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ। तो दोस्तों चलते हैं हमारे राउंड 4 यानी कि आखिरी राउंड में। जैसा कि हमने देखा राउंड 3 में कोडिंग क्वेश्चंस पर प्लस फंडामेंटल्स चेक बहुत सारे हुए। तो आप कोडिंग क्वेश्चन तो मोस्टली सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स चेक जो होते हैं ना उसमें वो आपको इस तरह से उलझा देते हैं कि आपको आंसर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एकदम रैपिड फायर मैनर में वो आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं और आप ही के आंसर में से वो क्वेश्चन को जनरेट कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं, उस जो भी आप आंसर में अपनी की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको उन सब चीज़ों का अच्छे से मतलब पता होना चाहिए, तभी आप उन सब चीज़ों को बोलिए। राउंड 4 ये हमारा लास्ट राउंड था, पर हमें ये नहीं बताया गया था कि ये हमारा लास्ट राउंड है। तो जब भी हम लास्ट राउंड देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो HR राउंड ही होगा, पर अमेज़ॉन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो लास्ट राउंड था वो मोस्टली तो टेक्निकली था, बहुत कम पार्ट उसका HR राउंड था। तो इसमें सबसे पहले हमसे क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमारे इंट्रोडक्शन डिस्कस हुई, एक्सचेंज हुई, एंड देन उसके बाद हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है। मतलब इसमें आपके वो रेज्यूमे को पूरा चेक करते हैं। इसके पहले किसी भी राउंड में आपका रेज्यूमे बिल्कुल चेक नहीं होता है। तो इस राउंड में वो आपके रेज्यूमे से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपसे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप की है, उस इंटर्नशिप में आपने किन टास्क पे या किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया उसके बारे में पूछते हैं, और उसके बेसिस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं। उसके बाद जो भी आपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन किए हैं उनको, उन प्रोजेक्ट्स में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है उन लैंग्वेजेस के बेस पे वो उनके कॉन्सेप्ट्स को उठा के वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड देन अगेन इसमें फंडामेंटल चेक अगेन होते हैं, यानी कि आपसे जो ऊप्स के हैं बेसिक्स, या फिर आपके DBMS के या ऑपरेटिंग सिस्टम के, या फिर आपके जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस यहाँ पे फिर से होंगे, पर थोड़ा रिलैक्स्ड मैनर में होते हैं। इसके बाद आपसे एक HR टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं आज तक, या फिर मतलब बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं मेनली। बिहेवियरल क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं या क्या क्या अमेज़ॉन में होते हैं, इस पे बेस भी मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद में इस पे बेस भी एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको सारे बिहेवियरल क्वेश्चंस पता लग जाए। तो इसके बाद बिहेवियरल चेक होता है और बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो 1 या 2 ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उस पर आपको अपनी पूरी स्टोरी या फिर आपका अपना पूरा पास्ट एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना होता है। और जो भी आप उसमें एक्सप्लेन करोगे अगेन उसमें से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, ये चेक करने के लिए कि आप कितना सही बोल रहे हो और आपने कितना सीखा है उन सब चीज़ों से। उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई, हमारा थोड़ा सा HR हो गया, थोड़े से फंडामेंटल्स चेक हो गए, थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो गई। इसके बाद फिर आपसे कोडिंग क्वेश्चन भी करवाया जाता है। यस, ये लास्ट राउंड है, फिर भी आपको यहाँ पे भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा सा अगेन इसमें आपसे कुछ भी स्टैक क्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे स्टैक क्यूज़ वगैरह पूछते हैं तो उसका लेवल कुछ अच्छा होगा इसमें ऑफ कोर्स। देन मेरे केस में जो हुआ था, मुझसे अगेन यहाँ पे भी एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस में था, इसमें मेरे को 1-2 DP के क्वेश्चंस हुए थे और 2-3 ग्राफ के क्वेश्चन थे। बाकी फर्स्ट राउंड में कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉर्टिंग के या फिर बाइनरी सर्च टाइप के क्वेश्चंस, उनका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म ये देते हैं। तो इस राउंड में अगेन मेरे साथ थोड़ा मतलब कोडिंग क्वेश्चन हुआ और ये लास्ट क्वेश्चन था, तो फिर वो हमने सॉल्व किया, डिस्कस किया इंटरव्यूअर के साथ। उन्होंने कुछ अप्रोचेस को एक्सेप्ट किया, कुछ को रिजेक्ट किया, एंड देन उसके बाद स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस की, और इसी के साथ हमारा राउंड 4 एंड हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो भी इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उसमें कॉल्स कैसे आते हैं एंड रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो जो भी आपका इंटरव्यू राउंड होगा, जो आपका नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड होगा, आप उसके लिए जो भी आपको मेल आएगी वो आपसे जिस दिन इंटरव्यू शेड्यूल होगा उसके 2 दिन या फिर 1 दिन पहले ही आपको मेल आएगी। तो आपको हर टाइम अपनी मेल चेक करते रहनी है। और अगर मान लो आपने आज एक इंटरव्यू दिया, मान लो आपने आज राउंड 1 दिया है, तो आपको राउंड 2 की मेल कब आएगी? ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद, जब वो राउंड 1 के सारे लोगों को अटेंड कर चुके होंगे। तो
तो आपको इसमें बहुत पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हमारे टाइम पे जो लास्ट ईयर था उस टाइम पे ये जो पूरा प्रोसेस था ये 2.5 महीने चला था। तो आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है अपनी सिलेक्शन मेल का। और इसमें एक चीज़ और है जो लास्ट ईयर हुई थी, ये लोग रिजेक्शन मेल्स नहीं भेजते। तो अगर आपको कोई मेल नहीं आती है तो आप एकदम वेटिंग में रह जाते हैं। तो और ये भी नहीं है कि अगर आपको नेक्स्ट राउंड की मेल नहीं आई है तो मतलब आपको नहीं ही आएगी अगर बाकियों को आने लग गई है। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ था कि जब हम लोग राउंड 3 दे रहे थे तब उन्होंने राउंड 1 वालों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके राउंड 2 में भेज दिया था, जबकि सारे राउंड 2 ख़त्म हो चुके थे। तो अगर उनको लास्ट में ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास हमने इनफ शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाए हैं या फिर हमें और चाहिए, तो वो राउंड 1 वालों में से या राउंड 2 वालों में से अगेन और लोगों को कॉल कर लेते हैं, पर उसके चांसेस थोड़े कम ही होते हैं, बहुत कम लोगों को वो मौका मिलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि रिजेक्शन मेल्स बिल्कुल नहीं आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी। देन उसके बाद रिजल्ट्स की बात आती है। रिजल्ट जो होता है फाइनल राउंड के अगेन 2-3 हफ्तों बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। कईयों को अगर उनका HR सही है या फिर मतलब ऐसा है जो मतलब एकदम से रिजल्ट निकाल देता है तो उनको 3-4 दिन में भी मेल आ जाती है। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, कुछ लोगों को 3-4 दिन में ही सिलेक्शन मेल आ गई थी, पर कुछ लोगों को 2-3 हफ्तों तक वेट करना पड़ा था रिजल्ट्स के लिए। तो अगेन आपको फाइनल रिजल्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बार और, जो भी आपको सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए मेल आती है, जैसे कि आपके पास राउंड में आप सिलेक्ट हो गए तो नेक्स्ट राउंड के लिए आपको जो भी मेल आती है उस मेल में आपको इंटरव्यूअर का नाम भी दिया होता है। मतलब आपको उसमें जो भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है उसका एक लिंक दिया जाता है, आपको टाइमिंग और डेट दी जाती है और साथ में इंटरव्यूअर का भी नाम भी दिया जाता है। तो इससे आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, जब आपको इंटरव्यूअर का नाम पता चल जाता है तो आप उसको जाकर लिंक्डइन पे सर्च कीजिए और आपको उसकी प्रोफाइल लिंक्डइन पर मिल जाएगी। देन आप उस प्रोफाइल को खोल के आप देखिए कि उसकी किन किन चीज़ों में स्पेशलाइजेशन है, वो कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं या फिर मतलब अभी वो अमेज़ॉन में किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ऐसी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से मिल सकती है। और आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि वो लोग उनमें कौन कौन सी स्किल्स है। वहाँ पे जो स्किल्स का सेक्शन होता है उसमें आप देख सकते हैं कि उनको कौन कौन सी स्किल्स के बारे में पता है। तो उनको जिन भी स्किल्स के बारे में पता है आप कोशिश की, अगर आपको वो स्किल्स आती हैं देन वेल एंड गुड, पर आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वो उन चीज़ों में स्पेशलाइज्ड हैं, तो आप उतना ही बोलें जितनों का आप जवाब दे सकें। तो आप बहुत उनके जो भी आपको इंटरव्यूअर का नाम दिया जाता है उसको आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यूअर के बारे में जानने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट कर सकती हैं इंटरव्यू में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब कुछ टिप्स, वैसे तो मैंने पूरे जो भी आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया है इसके साथ साथ आपको टिप्स देती रही हूँ, फिर भी मैं एक बार हर चीज़ रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि आप जो भी कोडिंग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जब भी अपने इंटरव्यूअर के साथ, तो कभी भी आप चुप बिल्कुल मत रहिए। हाँ, अगर आपको सोचने का टाइम चाहिए होता है तो आप शांति में सोच सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आप जो भी सोच रहे हो आपको साथ साथ में इंटरव्यूअर से उसको डिस्कस करना होगा। क्योंकि क्या होता है कई बार आप कुछ सोच रहे हो, आप उसको पूरा कोड कर लेते हो पर बाद में वो कोड गलत निकलता है, तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और इंटरव्यूअर के पास 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो आप साथ साथ में डिस्कस करो कि आप जहाँ भी गलत हो गए इंटरव्यूअर आपको वहीं पे रोक देगा और आपको कुछ सजेशन दे देगा। तो इससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है। और वैसे भी जब भी आप अगर अपना इंटरव्यूअर को कॉन्वर्जेशनल बनाते हो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हो, तो उस चीज़ का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू पे। तो आपको जो भी सोचना है आपको लाउड सोचना है, मतलब आपको डिस्कस करते हुए अपना पूरा कोडिंग क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद हर इंटरव्यू राउंड के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका उनके लिए कुछ क्वेश्चन है कि नहीं। तो वहाँ पे आप कभी ये मत बोलिए कि मेरा आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे सब पता है, ऐसा कभी मत बोलिए। आप जब भी वो आपसे बोलते हैं कि आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछिए, तो आप उनसे कुछ डाउट्स पूछिए, आप कंपनी के बारे में कुछ पूछिए, ताकि उनको ये लगे कि आप अमेज़ॉन को या फिर कोई भी कंपनी है उसको ज्वाइन करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप बहुत एक्साइटेड हो। तो उनको आपकी वो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। तो आपको हर बार क्वेश्चन पूछना है ताकि उनको लगे कि आप बहुत चीज़ें जानना चाहते हो, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन गेन करना बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आपको उनको शो करनी होगी। तो आपको हर बार क्वेश्चन पूछना है और जो भी वो आंसर उसका रिप्लाई देते हैं तो उसको आपको बहुत सब्र से सुनना है और ज़्यादा डिस्कस इस चीज़ों पे नहीं करना है। बस आपको क्वेश्चन पूछना है, वो आपको आंसर कर देंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको हर मेल में इंटरव्यूअर का नाम दिया जाएगा। तो आप उस इंटरव्यूअर के नाम को लिंक्डइन पे ज़रूर सर्च करें ताकि आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन कर सकें। इस चीज़ का भी आपको बहुत प्लस पॉइंट होगा।
उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि हर इंटरव्यू की मेल नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड के लिए बहुत लेट आती है। रिजेक्शन मेल्स नहीं आते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कि आप सेलेक्टेड हो या रिजेक्टेड हो। अगर सेलेक्टेड की मेल भी आती है तो वो भी 2 हफ्तों के बाद आती है, और बीच के सारे टाइम पे आपको प्रिपेयर करते रहना है अपने नेक्स्ट राउंड के लिए, इस होप में कि नेक्स्ट राउंड आएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। देन बिहेवियरल क्वेश्चंस, इसको आपको बहुत स्मार्टली आंसर करना है, क्योंकि आपका जो लास्ट राउंड होता है वो पूरा डिपेंड ही बिहेवियरल क्वेश्चन पे होता है। आपके उसी आंसर के बेस पे आपकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बिहेवियरल क्वेश्चंस कैसे होंगे या फिर उसको कैसे आंसर करना है, इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के ज़रूर दूँगी। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ऑनलाइन असेसमेंट में आपको प्लेगरिज्म बिल्कुल नहीं करनी है, और क्योंकि वेबकैम भी ऑन होगा तो आपको किसी भी तरह से चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी चेकिंग है अमेज़ॉन वालों की। तो आपको बहुत ऑनेस्टी से सारे आंसर्स करने हैं, और आप ट्राई करो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कर सको। MCQs और कोडिंग क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया है, तो इसमें हम की रिक्वायरमेंट्स को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स तो हर चीज़ के आने चाहिए, क्योंकि आपका फर्स्ट राउंड बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया, आपकी सॉर्टिंग, या फिर आपकी बाइनरी सर्च, या फिर स्टैक्स, या फिर क्यूज़, ये सब चीज़ों पे ही बेस्ड आपका फर्स्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद के सारे राउंड्स आपके लिंक लिस्ट या स्टैक क्यूज़ पे भी डिपेंड करते हैं, पर ज़्यादा ग्राफ या डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मास्टर करना है, आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना होगा, क्योंकि आप जो भी अप्रोच सोचोगे, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको उसको डिस्कस करना है। तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस चीज़ पे भी आपको वर्क करना चाहिए। उसके बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हो गए, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर DBMS जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर नेटवर्किंग, ये सब चीज़ों के आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इन सब चीज़ों का एडवांस लेवल आपको नहीं चाहिए, आपको बस इन सब चीज़ों के बेसिक्स आने चाहिए, तो आप इंटरव्यू राउंड क्लियर कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस की, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस पे बेस में आपको एक वीडियो दे दूंगी, तो उसकी डिस्कशन हम यहाँ नहीं करते हैं। देन ये सब थी आज की आपकी जो की रिक्वायरमेंट्स है जो आपको अमेज़ के लिए चाहिए। उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट। इस पूरी वीडियो में हमने हर राउंड की डिटेल्स को डिस्कस किया है, हर राउंड में कैसा होता है, इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, मेल्स कैसी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। प्लस मैंने आपको हर चीज़ के लिए टिप्स भी दिए हैं। तो अब आगे क्या इसके तो व्हाट्स नेक्स्ट में हम इसके आगे एक वीडियो लाऊंगी मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पूरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे किए गए हैं। तो मैं जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपको इस तरह से एक आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यूज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो भी मुझसे पूछे गए थे। तो आप अगली वीडियो में भी बने रहिएगा। इसके बाद ही मैं आपको 1-2 दिन के अंदर नेक्स्ट वीडियो दे दूँगी, जिसमें मैं आपके साथ अपने पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पे मैं पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाती रहूँगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड विद टेक सॉर्टेड।